गुड आफ्टरनून बच्चों। और एक बात और कहूँगा सबको, हैप्पी दशहरा, हैप्पी विजयदशमी। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभ हो आज का दिन। आप लोग अपनी हर कमजोरी, हर बुराइयों पर विजय प्राप्त करें, ऐसा मैं ईश्वर से मनाऊंगा। आज बहुत अच्छा दिन है बच्चों, दशहरा का दिन है और मुझे थोड़ा सा समय मिल गया कुछ पढ़ने पढ़ाने का, तो मैंने सोचा कि समय को यूटिलाइज़ किया जाए, है ना, उसका सदुपयोग किया जाए, और इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2, सोशलिज़म एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। अभी तक हमने हेडिंग नंबर 1, 2 और 3 के डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ा। आज हम लोग शुरू करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हमने अक्टूबर रिवॉल्यूशन को पढ़ लिया था, अक्टूबर रिवॉल्यूशन, है ना, अक्टूबर 1917। अब उसके बाद क्या हुआ, किस तरह के चेंजेस आए, है ना बच्चों, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग अब देखेंगे। और हेडिंग नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। अक्टूबर के बाद कौन से परिवर्तन हुए, क्या बदला। The Bolsheviks were totally opposed to private property. Most industry and banks were nationalized in November 1917. This meant that the government took over ownership and management. बच्चों, जो बोल्शेविक थे, यानी व्लादिमीर लेनिन जिसका लीडर था, जिस ग्रुप का, वो निजी संपत्ति के एकदम खिलाफ थे। निजी संपत्ति का वो बिल्कुल विरोध करते थे कि किसी का कोई, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, फैक्ट्रियां हैं, बैंक हैं, या और भी जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के प्लॉट हैं, वो किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह के पास नहीं होना चाहिए, है ना। ये सार्वजनिक होना चाहिए, सबका होना चाहिए, या सरकार का होना चाहिए। और अक्टूबर के बाद नवंबर 1917 में अधिकतर जो फैक्ट्रियां थीं और बैंक थे, उनको नेशनलाइज्ड कर दिया गया, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कहने का मतलब, सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो सरकार ने उनको अपने अंडर में ले लिया। और इसका मतलब ये था सीधा सीधा कि सरकार मालिक बन गई उन फैक्ट्रियों की, उन बैंकों की, और उसका जो प्रबंध है, उसका प्रबंध भी सरकार को अब करना था। Land was declared social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility. जमीन को, समाज की जो भूमि थी, उसको समाज की संपत्ति घोषित कर दिया गया, और किसानों को इस बात की इजाज़त दे दी गई कि वो जितने भी सामंत, जमींदार, अमीर लोग हैं, उनकी ज़मीनों को अपने कब्जे में ले लें। In cities, Bolsheviks enforced the partition of large houses according to family requirements. शहरों में क्या हुआ, बोल्शेविक ग्रुप के लोगों ने इस बात पर जोर डाला, या इस बात को लागू कर दिया कि बड़े बड़े जो अपार्टमेंट्स हैं, बड़े बड़े जो घर हैं, बड़े बड़े घर, उन घरों में पार्टीशन किया जाए, यानी उन घरों को छोटे छोटे फ्लैट्स में बदल दिया जाए, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फैमिली मेंबर्स और फैमिली रिक्वायरमेंट्स। यानी कहने का मतलब, जिसका जैसा परिवार है, यानी जैसा परिवार मतलब जितनी संख्या है, परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार उनको घर दिया जाए। अगर बड़ा परिवार है तो बड़ा घर, छोटा परिवार है तो छोटा घर। अगर बड़े बड़े घर हैं, बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है, बड़े बड़े कमरे हैं, और रहने वाले 1, 2, 3 व्यक्ति हैं,
तो ऐसे घरों में पार्टीशन कर दिया जाए, मतलब उसमें विभाजन कर दिया जाए, दीवार बना करके अपार्टमेंट जैसा बना दिया जाए और उसमें कई परिवार के रहने की व्यवस्था बना दी जाए। ठीक है। दे बैंड द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, और बोल्शेविक लोगों ने इस बात पर प्रतिबंध लगा दिया कि राजा के समय या राजतंत्र के समय लोगों को जो एक उपनाम दिए जाते थे या टाइटल दिया जाता था, उसको अब वो उपयोग नहीं करेंगे। जैसे नाम से पहले बच्चों लॉर्ड, लेडी, ड्यूक, डचेस, इस तरह के टाइटल दिए जाते थे। राजा खुश होकर अपने खास व्यक्तियों को या अपने पसंदीदा व्यक्तियों को टाइटल देता था कि आप अपने नाम से पहले, जैसे राजा लोग अपने नाम के आगे लगाते थे ना, महाराजा, धीराज, सम्राट, या इस तरह का यूज़ करते थे। तो राजा क्या करते थे, अपने जो खास लोग हैं, जो राजा को लगते थे कि वो मेरे अपने हैं, अच्छे हैं, मेरे लिए काम कर रहे हैं, है ना, उनको सम्मान देने के लिए या उनको खुश स्पेसिफाई करने के लिए उनको बोलते थे कि आज से आप अपने नाम के आगे या नाम से पहले ये लगाइए, है ना, टाइटल। तो इन बोल्शेविक लोगों ने कहा कि उस एरिस्टोक्रेसी के टाइम में जो टाइटल्स दिए गए थे लोगों को, अब वो अपने टाइटल्स यूज़ नहीं करेंगे। टाइटल्स जो होते हैं वो एक तरह से सामाजिक, उनकी नज़र में ऐसा था कि जो टाइटल यूज़ करता है वो एक तरह से सामाजिक विभाजन करता है, यानी इससे बराबरी की भावना नहीं होती। अगर वो टाइटल लगा रहा है तो वो अपने आप को कुछ डिफरेंट दिखाने की, कुछ थोड़ा सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें समाज में एक रस्ता नहीं रहती, है ना, समाज में एक रस्ता नहीं रहती। तो समाज में एक रस्ता, एक बराबरी रहे, इसलिए सब एक बराबर रहें, कोई अपना कोई टाइटल यूज़ ना करे। टू असर्ट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन्ड फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet hat was chosen। और परिवर्तन को साफ साफ स्पष्ट करने के लिए दिखाई दे कि जो हमने परिवर्तन किया वो साफ साफ दिखाई दे, सरकार ने आर्मी और अधिकारियों के लिए नई यूनिफॉर्म, नई पोशाक डिज़ाइन की, है ना। यानी आर्मी के जो सिपाही अधिकारी वगैरह थे सेना के, और जो सरकारी अधिकारी थे, उनके लिए अलग अलग यूनिफॉर्म डिसाइड की गई कि आपको ये इस तरह के कपड़े पहनने हैं, ये आपका कपड़े का रंग होगा, इस तरह का होगा, जो भी है। और इसके लिए उन्होंने एक 1918 में एक क्लॉथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया ताकि पता चले कि लोगों को क्या पसंद है, किस तरीके से कौन सा सूटेबल रहेगा, ठीक है। और फिर उनमें से चूज़ करके बढ़िया, और फिर उसको लागू कर दिया। और उसके लिए सोवियत हैट भी चूज़ की गई, ठीक है। एक जो सिर पे लगाने वाली हैट होती है वो भी चूज़ की गई कि सबको भाई यही इसी तरह की हैट लगानी है। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी जो थी बच्चों, लेनिन वाली, व्लादिमीर लेनिन वाली, है ना, उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम बन गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। उसका नाम बन गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक्स conducted the elections to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support। नवंबर 1917 में बोल्शेविक लोगों ने चुनाव करवाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, यानी संविधान सभा यानी संविधान बनाने वाली सभा के लिए चुनाव कराए गए, लेकिन बोल्शेविक लोगों को बहुमत नहीं मिला। जितना उन्होंने सोचा था कि हमको इतनी सीट मिलेगी, लेकिन मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला। In January 1918, the assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly। अब क्या हुआ,
अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें बोल्शेविक लोगों के जो मेंबर्स थे वो तो कम थे, ठीक है। तो ये जनवरी 1918 में इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोल्शेविक लोगों ने जितने भी उपाय किए थे, जितने भी नई रूल और रेगुलेशंस बनाए थे, उन सब को इस असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि नहीं ये सब लागू नहीं होंगे। तो फिर क्या हुआ, लेनिन ने उस असेंबली को ही डिसमिस कर दिया, बर्खास्त कर दिया, है ना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसने कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि वो जो बोल्शेविक वाले थे वो पावर में थे, आर्मी पूरी उनके अंडर में थी, सब कुछ उनके अंडर में था। तो लेनिन ने उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही डिसमिस कर दिया। ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। वो सोचता था कि ये जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है ये ज़्यादा लोकतांत्रिक है उस असेंबली की तुलना में जो कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई है। तो इसलिए ये जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है यही काफ़ी है, इस असेंबली की कोई ज़रूरत नहीं है। In March 1918, despite opposition by their political allies, the Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk. बोल्शेविक लोगों के जो राजनीतिक सहयोगी थे, जो राजनीतिक भागीदार थे, उनके विरोध के बावजूद मार्च 1918 में बोल्शेविक नेताओं ने जर्मनी के साथ एक शांति समझौता कर लिया। यानी ये जर्मनी के साथ शांति समझौता का विरोध हो रहा था पूरे देश में, और जो सपोर्ट करते थे, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स या पार्टीज सपोर्ट करते थे बोल्शेविक लोगों को, वो भी विरोध कर रहे थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबको दरकिनार कर, सबकी बातों, सबकी चीज़ों को एक किनारे करके बोल्शेविक लोगों ने एक पीस ट्रीटी कर ली जर्मनी के साथ। In the years that followed, the Bolsheviks became the only party to participate in the elections to the All Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country. और उसके बाद आने वाले वर्षों में बोल्शेविक ही एक ऐसी पार्टी बन गई, एकमात्र ऐसी पार्टी बन गई जो कि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत का जो चुनाव होता था, उस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ वही पार्टी पार्टिसिपेट करती थी, भाग लेती थी। और धीरे धीरे ये जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है वो देश की संसद बन गई, है ना। वो क्या बन गई, द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, देश की संसद भी वही बन गई। रसिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, और रसिया जो है एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया। यानी एक ऐसा देश जहां पर सिर्फ एक ही राजनीतिक दल, एक ही पार्टी एग्जिस्ट कर सकती थी। जैसे आजकल बच्चों चाइना में एक ही कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना की, बस वही एकमात्र पार्टी है और कोई पार्टी वहाँ पे। भारत में तो मुझे लगता है 400-500 पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, लेकिन जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले देश होते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। जितने भी मजदूरों के संगठन थे, ट्रेड यूनियन का मतलब मजदूरों के संगठन, ये मजदूरों के संगठन को पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जो रूस की थी उसके नियंत्रण में ला दिया गया। द सीक्रेट पुलिस पनिश्ड दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स, और सीक्रेट खुफिया पुलिस की स्थापना की गई, सीक्रेट पुलिस की, जिसका काम था जो कोई भी बोल्शेविक पार्टी की बुराई करेगा, उसको क्रिटिसाइज करेगा, उसकी आलोचना करेगा, उसको सजा देने का काम किसका था, सीक्रेट पुलिस। खास तौर से सीक्रेट पुलिस बनाई गई, ठीक है। इस सीक्रेट पुलिस का नाम क्या था, OGPU या NKVD। Many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and for change.
After October 1917, this led to experiments in the arts and architecture, but many became disillusioned because of the censorship the party encouraged. बहुत से युवा लेखकों कलाकारों ने पार्टी को समर्थन किया और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको लगता था कि ये जो बोल्शेविक पार्टी है यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया है ये समाजवाद और परिवर्तन ला रही है। और अक्टूबर 1917 के बाद बहुत तरह के प्रयोग किए गए देश में, चाहे वो कला हो चाहे वास्तुकला हो, ठीक है, लेकिन इन परिवर्तनों को लोग में से बहुत से परिवर्तनों को लोगों ने खारिज कर दिया, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टी थी, ये कम्युनिस्ट पार्टी जो खुद अत्याचारों के खिलाफ बनी थी, है ना, सामंतों, जमींदारों, राजा, इनके अत्याचारों, इनके शोषण के खिलाफ सामाजिक बराबरी देने के लिए जो पार्टी बनी थी वो स्वयं तानाशाही वाला रवैया अपना रही थी। क्यों? इस पार्टी ने भी सेंसरशिप को एनकरेज करना शुरू कर दिया। सेंसरशिप यानी बता चुका हूँ बच्चों, पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। सेंसरशिप का मतलब होता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते, न छाप सकते हैं जो सरकार विरोधी हो। सरकार की नीतियों के विरोध में आप न तो कोई किताब लिख सकते हो, न समाचार लिख सकते हो, न पत्रिका मैगजीन में कुछ पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी लिख रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, लोगों के बीच में सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। गवर्नमेंट को पहले उस कंटेंट को दिखाना होगा कि भाई देखिए ये हम छापना जा रहे हैं, ठीक है, आप हमको परमिशन दिए, इजाज़त दीजिए कि हम इसको छापें, पब्लिश करें, प्रकाशित करें, ठीक है। तो सरकार को अगर लगेगा कि नहीं ठीक है, हमारी इसमें कोई बुराई नहीं लिखी हुई है, तो फिर वो करेगा। अगर सरकार को लगेगा कि नहीं, अगर ये छप गया, लोगों के बीच में चला गया, लोग इसको पढ़ेंगे और हमारी छवि खराब होगी, सरकार की बुराई होगी, तो सरकार फिर प्रतिबंध लगा देती थी और छपने ही नहीं देती थी, है ना। तो दैट इज सेंसरशिप। तो ये जो बोल्शेविक पार्टी वाले थे ये भी सेंसरशिप को बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आज का वीडियो यहीं तक। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 4.1 द सिविल वॉर, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। एक बार और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं विजयदशमी की, दशहरे की। बच्चों आप लोग एंजॉय करिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।